हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय माधुरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर विलियम वर्ड्सवर्थ पार्ट 2। इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर पार्ट 1 आ चुका है और विलियम शेक्सपियर के ऊपर भी पार्ट 1 to 9 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जरूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज poetry sheds no tears, such as angels weep, but natural and human tears are lines by poetry के टीयर्स नहीं होते जैसे कि एंजल्स रोते हैं, बट पोइट्री के अगर टीयर्स होते हैं तो वो नेचुरल होते हैं, ह्यूमन टीयर्स की तरह होते हैं। यानी कि पोइट्री का सीधा संबंध ह्यूमन हार्ट से होता है। ये कहने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। किसके द्वारा, किसकी लाइन है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैले, एस.टी. कॉलरिज या फिर जॉन कीट्स। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम नोन एज अ लेकलैंड पोइट। लेकलैंड पोइट किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम ब्लेक या फिर जी.बी. शाह या फिर जॉर्ज बर्नार्ड को, जॉर्ज बर्नार्ड शाह को। तो किसको कहा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकलैंड पोइट के नाम से भी जाना जाता है और इनके अलावा एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट सदे भी हैं जो कि लेकलैंड पोइट कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कब? 2 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770, 10 अप्रैल 1770, 14 अप्रैल 1770। तो 7 ही है इसमें अधिकतर, मैंने तो ऐसे ही लर्न किया हुआ था ये पहले। तो 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कुकरमाउथ इन कुंबरलैंड में। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ compares the stretch of daffodils in his poem Daffodils to the twinkling of stars in the Milky Way, flood of waves in the ocean, swarm of birds in the evening sky या फिर strewn leaves in autumn। तो वर्ड्सवर्थ ने कंपेयर की है डैफोडिल के स्ट्रेच की अपनी डैफोडिल पोएम में किसके साथ? कैसे लगता है वर्ड्सवर्थ को? जैसे यस, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। ओके, जैसे कि आकाश गंगा में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ऐसे ही डैफोडिल्स स्ट्रेच करते हैं, उनकी कंपेयर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन। रिकलेक्ट करते हैं डैफोडिल्स को किसमें? समर इवनिंग, अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, हिज ओल्ड एज या फिर द कंपनी ऑफ अदर्स। रिकलेक्ट्स द डैफोडिल, रिकलेक्ट से मतलब है फिर से याद करना। कब? समर इवनिंग में नहीं, उनकी ओल्ड एज में भी नहीं, अदर्स कंपनी में भी नहीं, बट इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड। जब भी वो खाली होंगे या पेंसिव मूड में होंगे तब वो डैफोडिल को रिकलेक्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड various stages of his association with nature. Okay, in which stage did he hear the still sad music of humanity? ठीक है, ये कौन सी स्टेज में सुनते हैं? स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी का सैड म्यूजिक। तो कौन सी नेचर, तो हमें स्टेज बतानी है। द बॉयज स्टेज, इनिशियल स्टेज या फिर द फाइनल स्टेज या ऑल ऑफ दीज। बॉयज स्टेज यानी कि लड़कपन में तो ऐसा कोई गहन बात नहीं सुन सकता, इनिशियल स्टेज में भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल स्टेज में, द फाइनल स्टेज। ठीक है, और ये कहाँ की लाइन है? ये लाइन है टिंटन एबी में आती है कि फाइनल स्टेज में द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी वो एबल होते हैं सुनने में। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस बोलते हैं एक ही झलक में, एकदम से जैसे देखना। तो एट अ ग्लैंस पोएट कितने डैफोडिल देखते हैं? 10,000, 20,000, 10 ओनली या फिर ओनली 1? तो पोएम में पूरा साफ साफ जिक्र है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, तो 10,000 वो एक ही ग्लैंस में देख लेते हैं। ठीक है, ये फाइनेस्ट पोएम में से मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को कहाँ देखते हैं पोएट?
along the margin of a river, along the margin of a pond, along the margin of a bay या फिर along the margin of an ocean. Correct option is C, along the margin of a bay. ठीक है, बे के मार्जिन में ही वो डैफोडिल को देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what were the daffodils doing? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? ऑप्शंस देख लेते हैं. वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स या फिर स्पार्कलाइन वेव्स इन ग्ली. ये इन वेव 2 बार आ गया है. ठीक है, ये नहीं है. ठीक है, या फिर टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. तो डैफोडिल क्या कर रहे थे? वो तो वॉन्डर नहीं कर रहे थे, फ्लॉट नहीं कर रहे थे, स्पार्कलिंग लाइन भी नहीं थी वेव पर. तो क्या कर रहे थे? टोजिंग. ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे टोज कर रहे हो अपने हेड को. स्प्राइटली डांस, जैसे डांस करते हैं ना हिला हिला के, तो अपने वो हेड्स को उठा के ऊंचा कर करके डांस कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition. metrical composition यहाँ कहा गया है किसको? वर्स को, यानी कि पोइट्री को, पोइटिक लैंग्वेज को. कि किसने कहा है कि कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है किसकी लैंग्वेज में? प्रोज में और मेट्रिकल कंपोजिशन यानी कि वर्स में. दोनों ही सेम ही होती हैं. तो ये वर्ड्सवर्थ, आर्नल्ड, एलियट या कीट्स, किसका कहना है? ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिशिएटेड इन अमेरिका. अमेरिका में ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था लिरिकल बैलेड्स को देन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की तुलना में. द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर, कौन से ईयर में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था? 1798, 1805, 1801 या फिर 1802. ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ जाता है. कभी इसका फर्स्ट एडिशन पूछ लिया जाता है तो कभी सेकेंड एडिशन पूछ लिया जाता है. तो इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में. और लिरिकल बैलेड्स जो है एक कलेक्शन है पोएम्स का बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज. ओके, और फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में. सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, जिसमें ऐड किया गया था प्रीफेस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, और इसका अनदर एडिशन फिर पब्लिश हुआ था 1802 में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ ल्यूरेटेड. ल्यूरेटेड यानी कि वर्ड्सवर्थ को कब पोइट ल्यूरेट बनाया गया था, यानी कि राजकवि कब बनाया गया था? 1798, 1805, 1843 या फिर पोस्टमसली. तो रॉबर्ट सदे की डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ल्यूरेट बनाया गया था. उनकी डेथ हुई थी 1843 में, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1843 में. हालांकि उन्होंने मना किया था इस ऑनर के लिए क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, कहते हुए कि आई एम टू ओल्ड. बट प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था. लेकिन रॉबर्ट पील जो थे कि हाँ आप ओल्ड हैं, बट उन्होंने बताया था कि आप केवल इस पद को ग्रहण कर लीजिए ओनली, आपको करना कुछ नहीं है. तब विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोइट ल्यूरेट बने थे जिन्होंने कभी कोई ऑफिशियल वर्ड्स लिखी ही नहीं थी. ओके, 1843 टू 1850 तक, टिल डेथ तक ये रहे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन. ये लाइन कहाँ पर है? नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर कभी धोखा नहीं देती. द हार्ट दैट लव्ड हर, जो हृदय उन्हें उसे प्यार करते हैं नेचर को, उन्हें वो कभी धोखा नहीं देती. ये लाइन इमोर्टैलिटी और माइकल ओड टू ड्यूटी या फिर टिंटन अबे, किस में आती है? ये लाइन आती है टिंटन अबे की लाइन है. ये नेचर की बात टिंटन अबे में की गई है. यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी को बताते हैं कि अगर तुम्हें कंपनी चाहिए, साथ चाहिए, तो नेचर कर लो, क्योंकि नेचर एक ट्रू फ्रेंड होती है और नेचर ही गाइड करती है सभी को सेम तरीके से. वो कभी बिट्रे नहीं करती उन लोगों को जो उसे सच्चा प्रेम करते हैं. ठीक है, कभी धोखा नहीं देती. मनुष्य क्या होते हैं, वो तो धोखा देते रहते हैं एक दूसरे को. ठीक है, और बट नेचर है जो धोखा नहीं देती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. नेचर का बड़ा पुजारी किसको कहा गया है? वर्ड्सवर्थ को कहा गया है. लेकिन किसने माना है? डी क्विंसी, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शैले या फिर मैथ्यू आर्नल्ड. तो किसने? थॉमस डी क्विंसी ने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है वर्ड्सवर्थ को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15.
वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका घूम फिर के, ये देखो। तो इसका आंसर 1798, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नॉन एज द पोइट ऑफ द लेक्स। पोइट ऑफ द लेक किसको कहा जाता है? बायरन, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। तो इसका आंसर पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट सदे को भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड। प्रील्यूड में कितने पार्ट्स हैं? 12, 13, 14 या फिर 11। तो प्रील्यूड में 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसको ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड भी इसका दूसरा टाइटल है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसमें 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, कंक्लूजन पे लास्ट होता है। बीच में स्कूल टाइम, रेजिडेंस कैम्ब्रिज में, फिर समर वैकेशन, बुक्स, फिर कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स 6th बुक है, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ रेक्लूज। रेक्लूज का राइटर कौन है? शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही रेक्लूज को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड। कब पब्लिश की गई थी द प्रील्यूड? 1805, 1850, 1855 या फिर 1837। तो ये भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। द प्रील्यूड 1850 को पब्लिश हुई थी बाय हिज वाइफ और आफ्टर हिज डेथ, ओके। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनकी वाइफ ने ही इसको पब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है? मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। सो और ये 1793 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। और 2 पोएम आई थी, एक दूसरी पोएम का नाम है एन इवनिंग वॉक, ठीक है। चलिए, सो ये 20 क्वेश्चंस थे जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से इनकरेज होके, मोटिवेट होके और अच्छे से काम कर सकूं। और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।